गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। सब मजे में? आशा करता हूँ सब मजे में होंगे। आज हमारा सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज वी कैन से दैट द सब्जेक्ट्स which you are studied in the standard 11th, right? And that is the economics and management सब्जेक्ट। स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। मतलब आपने समझो कि जस्ट वी विल मीट इन द इंट्रोडक्शन स्पीच। हम लोग जब मिले थे तो मैंने आपको पहले ही एक चीज हाईलाइट की थी कि जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो ना, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जब बनता है ना, कोई भी चीज इंटरेस्टिंग बनती है ना, तब वो बहुत मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मूवी देखने जाते हैं, राइट, जैसे लेटेस्ट बात करें कि अक्षय कुमार की जो लेटेस्ट मूवी आई है पृथ्वीराज, अब अगर वो हम देखने जाते हैं तो आप लोग सोचिए कि पृथ्वीराज का, अब एक्चुअली हमको तो हिस्ट्री के कैरेक्टर भी पता नहीं है। हाँ, पर ठीक है, इतना पता चला कि ये कुछ समथिंग होता है। फिर उसमें अक्षय कुमार ने अपना रोल किया। अब उसमें क्या है, अक्षय कुमार को अभी ऑलवेज हमने कैमियो के रोल में देखा है, मतलब लाइक कॉमेडियन हो या फिर कोई एक्शंस हो रिलेटेड दिस, तो वो हमने देखा है राउडी बेन राठौर भाई में, है ना, राउडी राठौर मतलब, तो उसके अंदर हमने देखा था उसका चीज, तो ये रोल हमने एक्सेप्ट किया। ये रोल काफी लोग क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि इसमें वो सूटेबल नहीं होता है कि नहीं, और मूवी मुझे नहीं लगता इतना बिजनेस कर पाई। लेकिन फिर भी बिजनेस वो क्या है, मूवी इतनी इंट्रोडक्टरी नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम लोग वो मूवी देखने जाते कि नहीं जाते। रीजन बीइंग क्या है कि वहां पे हम लोगों को देखता है कि इसमें ये रोल में एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट है ना, क्यूरियोसिटी है, और दूसरी बात पैसे स्पेंड किए है, तो पसंद आए या ना आए, लेकिन हम कभी मूवी का रिव्यू ड्यूरिंग द मूवी देते हैं। तो आपको पूछता है भाई कैसे लगे आपको ये मूवी, हम कहते हैं कि अभी देखने तो दे भाई, जस्ट तो करने दे। और मैं तो एक चीज खास मानता हूँ गाइस, कि हम लोग जो भी मूवी देखते हैं ना, नॉट ओनली मूवी, अलग अलग एरिया में हमारा एक खुद का टेस्ट होना चाहिए। वो लोग बहुत डेंजर होते हैं जिनको हम कुछ पूछते हैं तो बीच का आंसर देते हैं। इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। मीन्स समझो कि कोई किसी को पूछता है कि जैसे हम लोग खाना खाने जाते हैं, तो हमारा एक फेवरेट मेनू होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। क्या होता है फेवरेट मेनू के अंदर? तो कि भाई पंजाबी है, गुजराती है, आपका चाव चाव यानी चाइनीज है, साउथ इंडियन है, कुछ भी आप ले लो, एवरीथिंग विल बी, जो आप प्रीफर करते हो ना, वो प्रीफर आपका मेनू होता है। पर बहुत सारी नोटें कैसे होते हैं पता है, किसी को पूछता है तो किसी को आंसर देने में भी वो क्या है, अपना खुद का टेस्ट होता नहीं है। मैं इसलिए आपसे खास एक कह रहा हूं, आज के लेक्चर में दो चीज हम करेंगे कि अपना एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस लाइफ में होना चाहिए। we must added preference in our, because it's known as just priority of life. What your choice depend on your ears, on your choice depends the many years. सर वो थोड़ा करेक्शन समझ में नहीं आया, समझो। किसी को हम पूछते कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो बहुत सारी नोटे होते हैं, मजाक करती मेरे साथ, मतलब मजाक सहज रहते हैं, सर अपना ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, बट है ना एवरीथिंग जो भी हो मुझे सब अच्छा लगता है। तो मुझे उसको बोलना पड़ता है कि अब होटल में सपोज खाना खाने जाते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देना पड़ता है। होटल में खाना खाने जाते हो और वेटर आता है, बोलता है सर क्या चाहिए, अब ऐसा कहते हो जो है वो सब लेके आ। बजट देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता है? तो क्या हाँ सर, तो फिर यू हैव टू नीड अ चॉइस, चॉइस होना चाहिए। काफी लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास 50-100 रुपए है या एक लिमिटेड बजट, उससे आप क्या करोगे इकोनॉमिक्स की भाषा में? तो बोलते हैं कि सर मूवी देखने जाओगे, हम तो सब करेंगे। ऐसा थोड़े होता है। एक हमारा प्रेफरेंस होता है ना कि हमारे पास बजट है, विद इन द बजट। अरे वो तो छोड़ो, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, ये बड़े बड़े लोग जब कोई भी चीज परचेस करने जाते हैं ना, तो वो भी उनका एक बजट होता है। एवरीवन हैज टू बजट। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अपना पैलेस देखा है आपने, लक्ष्मी विलास, तो लक्ष्मी विलास पैलेस के जो हमारे किंग है ना, किंगडम गायकवाड़ी जो है, उनके जो कुंवर जी है, मतलब अभी जो प्रेजेंट किंग है साहब, उनके तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मामा के, मराठी होंगे उनको पता होगा, मामा का जो लड़का है, दोनों लड़की इधर पढ़ते हैं, उसमें बाहर गया, और दूसरा शिवराज खाचर, शायद आपने नाम सुना होगा, वो पूरा एम्पायर संभालता है। 3 साल पैलेस में जाके मैंने उसको टीचिंग करवाया है, समझो। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आप समझ सकते हो। वो पैलेस के अंदर नॉर्मली जब पढ़ाने जाता, तो मैंने उनको पूछा कि यार ये बड़े लोग जो होंगे उनकी खरीदी भी यूनिक होती होगी ना, आप लोग खरीदी करने जाते हो तो लोग आपसे, ऑब्वियसली बड़े लोग जाते हैं तो प्राइस एट ही है लोग, तो क्या सर
आपको क्या लगता है? मैंने बोला जस्ट पूछ रहा हूँ। तो क्या देखिए अब क्या है, उसने मुझे पूरी प्रोसेस समझाई। सपोज वी वांट टू गो टू परचेस, हम परचेस के लिए जाते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं पता है? गाड़ी जो होती है ना, गाड़ी वो दूर पार्क करते हैं, हम जाते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल जो तो हम लोग परचेस करते हैं, नॉर्मल सारी चीजें देख लेते हैं, परचेस करते हैं, फिर उसको डिस्काउंट मांगते हैं, और फिर हम पैलेस का रेफरेंस देते हैं ताकि एडिशनल डिस्काउंट मिले। तो गाइस बड़े लोग अगर इस हिसाब से सेट ऑफ करते हैं, तो हम लोग तो क्या है, नॉर्मल बार्गेन तो अपना हक है ना। अब ये सारी जनरल चीजें पहले दिन लेक्चर में मैं आपसे क्यों टॉक करना चाहता हूँ, मैं दूसरा चीज आपसे कहता हूँ कि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग होती नहीं है, उसको इंटरेस्टिंग बनाई जाती है। लाइफ वैसे भी बोर होती है, जो अगर आप आपकी लाइफ अपनी है ना, बोर बनानी है, इंटरेस्टिंग बनानी है, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। और सबका लाइफ का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को भाई को कुछ चीज पसंद हो, दूसरे पर्सन को ना पसंद हो, दूसरी पसंद हो, है ना। हर परसेप्शन पर्सन का अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज है, लाइफ अपनी है, जीना जीना जो है ना वो लाइफ, फाइट भी बैटल भी अपने को ही करनी है। दूसरी बात, मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगे तो मेरा पेट भरेगा, दूसरा खाएगा तो मेरा पेट भरेगा नहीं भरेगा। इसलिए आज मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या है। सुनिए, तो उसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, है कि नहीं? 11 से हमारा पढ़ना आता है। अब सर ये इकोनॉमिक्स का जो आज तक हमने गलत गलत हिस्ट्री पढ़ी है, वो हिस्ट्री पूरा पहले हमको करेक्शन करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो उसका डीप रूट आप समझो। अगर आपने जो डीप रूट समझ लिया ना, फिर वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा ना, देन यू कैन गेट द एंजॉय, उस बहुत सारी चीज आप एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमको यही कहता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था ना कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो एडम स्मिथ। एक जगह इंपॉर्टेंट डिबेट चल रहा था और उसमें मैं एक इनवाइटेड गेस्ट था। टॉपिक का नाम ये था कि हु इज इन्वेंटेड इंडिया, और जस्ट इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंडिया गिव एवरीथिंग टू द वर्ल्ड, एंड अनदर डिबेट टॉपिक डिस्कशन इज दैट इंडिया गिव्स नथिंग टू द वर्ल्ड। समझ रहे हो? दैट टू टॉपिक इज दैट। एक टॉपिक में था, एक और ऐसा था कि दुनिया को भारत ने सब कुछ दिया है, और दूसरा टॉपिक ऐसा था कि भारत ने दुनिया को कुछ नहीं दिया है। तो स्टेट हमारे एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये था, और हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव था, जिसमें गुजरात को मुझे रिप्रेजेंटेटिव करना था। अब 29 स्टेट्स के लोग बैठे थे और सामने हम दो लोग इधर थे, एक झारखंड वाला एक में, और दूसरा एक आसामीज मेरे साथ बैठा था। बाकी के स्टेट वाले नेगेटिव जो मतलब ये स्टेज में पकड़ के बैठे थे कि इंडिया ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, वो लोग सामने बैठे थे। अब टॉपिक जो डिस्कस कर रहा था, तो मैंने जनरल ये बात पूछा। मैं आपको जनरल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको इकोनॉमिक्स में लेके जा रहा हूँ, बट यू नो द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। तो एक को मैंने पूछा, अभी डिबेट स्टार्ट होने था, 3 दिन का ऐसा काउंसलिंग था, तो मैंने डिबेट स्टार्ट होने वाली थी, तो फर्स्ट मैंने बाजू वो हरियाणा जो बाजू में बैठा था आसामी वाला, उनको पूछा तू क्यों बैठा है। तो उसका तो स्पष्ट था, जिसका हम खाते हैं ना उसका खोदते नहीं है, हम इंडिया में रहते हैं। बहुत सहज भाव से बेचारे भोलेपन में उसने आंसर दिया, वी आर बिलोंग्स टू इंडिया, सो व्हाई यू जस्ट क्रिटिसाइज इंडिया, राइट। तो मैं इंडियंस हूँ इसलिए इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए बैठा हूँ, बाकी बोलने में कुछ नहीं है। अब वहां पे क्या होता था, जब डिबेट स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोग तो 3 और सामने बैठे थे 25 स्टेट के लोग, केंद्र शासित प्रदेश को बात कीजिए, तो हम कुछ बोले ना तो तुरंत वो काउंटर अटैक करते, तुरंत काउंटर अटैक। हम रमा के पूरे दिन उनका काउंटर अटैक चला, पूरा दिन हम लोग कुछ नहीं बोल पाए, नॉट अ सिंगल वर्ड जस्ट वी हैव कैन प्रोनाउंस, कुछ भी हम नहीं बोल पाए। अब टाइम तो बीता गया, पूरा एक दिन उसमें बीत गया। दूसरा दिन खाना पीना सब कुछ वही था। दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, द सेकंड डे अनदर डे विल स्टार्ट द लेक्चर्स। बाद में अब क्या है, नेगेटिव भी इंसान कुछ बोलता है ना, तो उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। इंसान नेगेटिव बोल बोल करता है, पर उसके पास जितना उसके अंदर भरा होगा उतना ही वो बोल पाएगा, ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पाएगा। अब स्टार्टिंग करना था तो मैंने स्टार्ट किया। मैं बोलूं, आप लोग हिस्ट्री, मजाक मजाक में बोल भी देना पड़ता है कि आप लोग हिस्ट्री भले गलत पढ़ के आए हो, बट यू रीड द हिस्ट्री। पहले मुझे ये बताइए, कोई भी चीज हम ढूंढते कब है? मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि कोई भी चीज की हम कोई भी चीज हमको ढूंढते हैं, तो ढूंढते क्यों है? क्या ऐसे पागल होते हैं जो ढूंढने रखते हैं? तो उन लोगों ने काउंटर किया कि ऐसा थोड़े होता है, आप एक क्वेश्चन बोलो। मैंने बोला कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मुझे ये बताइए कोई भी चीज हम ढूंढते क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली हमको उस चीज की क्या होती है, जरूरत। जरूरत होगी तो हम वही चीज ढूंढेंगे, जरूरत नहीं होगी तो चीज कहां से ढूंढेंगे?
तो आप लोग जो ऐसा कहते हो कि इंडिया ने, मतलब भारत ने दुनिया को कुछ नहीं दिया है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन मुझे बोलो इंडिया को गलत हिस्ट्री पढ़ के, मैं वापस वही वर्ड दोहरा रहा था, गलत हिस्ट्री गलत हिस्ट्री गलत हिस्ट्री। तो भारत को ढूंढा गया है, हमारी राइट या रॉन्ग? आपने पढ़ा था सबसे पहले निकला था कोलंबस, हिस्ट्री तो हमने पढ़ी है ना। सबसे पहले इंडिया को ढूंढने वाला कौन था? कोलंबस। वो बात अलग है कि उसने क्या ढूंढा, यूएसए, है ना, अमेरिका को उसने फाइंड आउट किया। उसके बाद कितने लोगों ने प्रयत्न किया जस्ट वी फाइंड टू इंडिया, किया है कि नहीं किया है? लेकिन उसके बाद फिर हमने पढ़ा है कि भाई वास्को डी गामा आया और उसके साथ फिर ये सेटअप किया। मतलब भारत को ढूंढने की जरूरत क्यों हुई? इसका मतलब भारत में कुछ था, वरना कोई भी चीज की हमको जरूरत नहीं होती तो हम पागल पने पड़े हैं क्या? दिवाली आती है तभी दिए जो घर में रखे पड़े होते हैं, या जो भी लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए जो भी हमने लाइटिंग रखी होती है, वो सब उसी टाइम ढूंढते हैं ना। क्या रखते हैं अभी, कह लो अभी नवरात्रि है चलो घर पर श्रृंगार, ऐसा नहीं होता है। जरूरत होती है वही चीज हम टाइम टू टाइम ढूंढते हैं। हमारे राइट या रॉन्ग? आपका क्लास का टाइम होता है, लेक्चर्स का टाइम होता है, तो उसी टाइम आप अपने सब्जेक्ट जो भी होते हैं सब्जेक्ट उठा के ले आते हैं। रादर स्कूल में भी ऐसा था ना, जो पीरियड होता है वही हम स्कूल बैग में भर के जाते थे। ये तो बेसिक चीजें है। अब वहीं से वो लोग शांत हो गए, क्योंकि इसमें तो कुछ गलत था ही नहीं। अगर वो बोलते तो मतलब ये हिस्ट्री भी वो गलत पढ़ते और भी गलत है। अब वहां से उनकी बोची पोची हुई, एंड वी विल जस्ट गोइंग थ्रू दैट कि इंडिया में उस टाइम जो सोने की डाल डाल चिड़िया करती है बसेरा, है ना, वो है ना, वो भारत देश है मेरा। सही में हमारा भारत ऐसे सोने की चिड़िया था? ये हम पैसा पड़े मसाले और उसकी वजह से आता था? नहीं, ये सारी चीज हमारी हिस्ट्री में रिवील करते हुए विल स्टडी दैट द फाउंडर ऑफ एरोप्लेन इज राइट ब्रदर्स, एम आई राइट? बट एक्चुअली इट्स ऑलरेडी फाइंड इन आवर कल्चर्स। कल्चर्स क्या है ना, ग्रेड क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बारे में हमने ना तो कभी सुना है ना तो हमने कभी पढ़ा है, इसलिए कभी भी हम इसके बारे में याद नहीं रखते। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, यू नो दैट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज बोथ आर डिफरेंट, दोनों चीजें अलग अलग है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी? सो कॉलेज इज एरिया जहां पे हमें सिंपल भाषा में आपको डिफरेंशिएट करूं तो कॉलेज कैसी है कि जहां पे स्पेसिफिक कोर्सेज स्टडी होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं डबोई, लेकिन डबोई खराब लगता है, डबोई भी इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट दुबई। डबोई की जो आपकी कॉलेज है, जो प्यार मोहब्बत से वो लोग दुबई कहते हैं, वैसे ही आप जाइए पादरा, जिसको प्यार से लोग पेरिस बोलते हैं। वहां की जो ये क्या होता है, कॉमर्स साइंस खत्म। तो ये स्पेसिफिक कोर्सेज स्टडी होते हैं या दो तीन कोर्सेज स्टडी होते हैं, उसको बोलते हैं कॉलेज। लेकिन यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं? जैसे हमारी हम एमएस यूनिवर्सिटी, एसपी यूनिवर्सिटी, अभी पारुल पहले कॉलेज थे अभी यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि हर प्रकार के कोर्सेज वहां पे चलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया? अब मुझे बताए भारत में सबसे पहले यूनिवर्सिटी कहाँ ओपन हुई थी, आपको पता है? तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओपन इन इंडिया, वर्ल्ड की, एंड यू लिटिल बिट नो अबाउट दिस, दैट इज द नालंदा, तक्षशिला जिसको हम बोलते हैं। Who will be the first economics and political science will be studied by one person? Yes, it's the son of the Chanak, right? And that is called Chanakya, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं। भारत के अंदर डबल मास्टरेट करने वाला जो कुलपति, जिसको हम आज की भाषा में डीन कहते हैं, वो डीन की भी शुरुआत हमारे देश ने की थी हिस्ट्री से भी। और आज भी आप वहां पे जाइए, कितने वो है ना जो आक्रांता था, उन्होंने आक्रमण किया और पूरा तो यूनिवर्सिटी आज भी उसके अवशेष आप देखिए, और आज भी वो कॉलेज यूनिवर्सिटी चलती है। उसका आप रहन सहन देखो, जो परंपरागत चले तरीके से चला आता है। एरोप्लेन देखिए, पुष्पक विमान के अंदर भगवान श्री राम, पता है यहाँ पे आए थे हमारे वहां पे अयोध्या में। ये सब कुछ भारत में था, पर आज क्या है पता है? पूरा हमको क्या लगता है पता है? इंडिया विल नथिंग इवन, लगातार 1.5-2 दिन में बोला। अब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल, जैसे हमने बोला था कि पूरा अनसर्टेन है। आपको मैं बेसिक बात बताऊं कि इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। गुजराती में આપણે કહેવું તો ઉત્પાદનના સાધન કેટલા? હાઉ મેની ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન? राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरनेट। बराबर, ये हम पढ़े हैं कि इसके बगैर, वैसे बहुत सारे हैं पर मेन इकोनॉमिक्स ये कहता है ये 4 फैक्टर के बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उसमें एक भाई ने वो जो बोला था, लेटेस्ट इकोनॉमिक्स ने, आने वाले दिनों में कैपिटल की ही कीमत होगी।
और आज का युग देखो, हर जगह पैसा पैसा है कि नहीं, कैपिटल की बोलबाला है कि नहीं, है कि नहीं। ध्यान से समझना, कैपिटल की बोलबाला है। अक्षय भाई कहते थे, है ना, कैटरीना को समझाते थे, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। अरे वहां तक उसको कन्विंस किया कि उस रब से क्यों नहीं डरती। व्हाट वी कैन से, पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा ही सर्वस्व नहीं है। आज सब लोगों के मुंह से ना जब सुनते हैं तो यही देखने को मिलता है, सर पहले जो त्योहार मनाते थे ना, आज वो त्योहार मनाने का चाम चला गया है। और यह डेफिनेटली ये सब लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली होता क्या है पता है, वी ऑल गिवन नॉट, हम जिंदगी जीते नहीं है, जिंदगी में ये चीजें होनी चाहिए, अगर ये चीजें होगी ना तभी जिंदगी जी जाती है ना, ये हमको आज महसूस हुआ है। मोबाइल के अंदर अगर रात को इंस्टा चलाने के लिए नेट खत्म हो जाए ना, फिर हमारे अंदर का संसार कैसा हो जाता है। अरे वो तो छोड़ो, बुक भूल जाए ना घर पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल जो भूल जाए तो है ना, शरीर के फेफड़े आंत सब बाहर आ जाते हैं। वी अंडरस्टैंड यार मोबाइल कहाँ गया। मतलब क्या होता है गाइस, मुझे बताइए, चीजों के लिए इंसान होता है कि चीजें इंसान के लिए होती है। चीजें इंसान के लिए होती है, लेकिन आज पूरा उल्टा हो गया है। आप देखिए कि जो इकोनॉमिक्स हमारे सिस्टमेटिकली स्टडी करने वाला जो कौटिल्य ने डेवलप किया था, आज सारी चीज अलग थलग हो गई। उसके 64 नीति सूत्र है जिसको हम कहते हैं एथिक्स रूल्स। भले ये लोग कहते हैं कि कैपिटल का जमाना है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, चाणक्य ने 64 क्लोज में बोला है। उसमें पहले क्लोज के सिर्फ 3 वर्ड्स में आपको हाईलाइट्स करता हूं। उसने ये बोला है कि फॉर इकोनॉमिक्स what is necessity, land is a very basic factor of a production, and many years ago or after many years it will be proven that, and nowadays you also recently say that आप भले गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास 5 एकड़ जमीन है ना, होल्ड पे करो, कभी ना कुछ डेवलपमेंट होने वाला। आप यहाँ से ब्रिज गए, आप ये देखिए मुंबई जो दिल्ली हाईवे बना है, जिन जिन लोगों की जमीन गई है करोड़ों रुपए मिले। वो हमारे यहाँ स्टेशन का ले लो, जहाँ पे पहले एक पूरी बस्ती होती थी, अभी वहां से वो हाईवे जा रहा है, मतलब जो हमारा कॉरिडोर जा रहा है एक्सप्रेस वे, मेट्रो ट्रेन का जो भी हमने सेटअप किया है, वो सारी चीज वहां जो लोग गए थे अब वो अवैध रूप से रहते थे कि वो उसका हमारा टॉपिक नहीं डिस्कशन का, लेकिन करोड़ों रुपए उनको मिले। क्या जमीन एक ऑक्यूपाई की बात खत्म। आप भले नहीं, लेकिन आपके पास जमीन है ना, आप करोड़पति। और आपको तो पता है कि जब हम करोड़पति होते हैं तो किसी का पति बनना भी बिल्कुल आसान होता है कि नहीं। दिस इज द प्रूवन। लेकिन वो भी है, अगर पैसा नहीं संभाल पाते हो तो जल्दी पति भी जाते हैं, वो भी है। सोचिए, सालों पहले उसने बोला था, और आज भी भले ना कोई कैपिटल के लिए कूदाकूद करता है, लेकिन लैंड है ना आपके पास, यू डेफिनेटली ग्रो। ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे सिस्टम को अभी बोलूं ना आपको, इकोनॉमिक्स सही में मजा आएगा। ऐसा लगता है कि सर हमारे शास्त्र में इतना अच्छा इकोनॉमिक्स था। यस, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, सो मेनी थिंग्स इज देयर। दूसरा उसने ये बोला था, आगे मैं उसको कहता हूं कि ऑलवेज पर्सन लिव्स इकोनॉमिक्स विद द एथिक्स। एथिक्स समझते हो ना, नीतिमत्ता। क्या आज हम अर्थशास्त्र जो आप पढ़ के आए वो हमको नीतिमत्ता सिखाता है, एथिक्स सिखाता है? नहीं सिखाता है। हाउ कैन वी डन द एथिक्स? एथिक्स के साथ इकोनॉमिक्स रहना, इट्स अ प्रायोरिटी। पहले के इंसान हमारे देश के कितने एथिक्स थे। आज मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, होप ऑल यू गेट अंडरस्टैंड ना, समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहना चाहता हूँ। हम यहाँ से जाते हैं रास्ते से और बीच में 2000 का नोट हमको मिलता है, तो 2000 का नोट मिला, उसका मतलब क्या हो? क्या करते हैं हम लोग? 2000 का नोट मिला, हम लोग क्या करते हैं? कोई नहीं है आजू बाजू में, रास्ता सुनसान पड़ा है, आप और 2000 रुपए का फुल गुलाबी नोट्स, बीच में कोई नहीं है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन? कोई बंधन नहीं है। यू आर द ओनली पीपल टू दे। और देख के आपको मुंह में क्या होता है कि भगवान ऊपर वाले का खुश है ना, शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू सो मच। और फिर 2000 का नोट जेब में रख के चले जाते हैं। हराम बराबर कोई भी अगर इंसान गलत बोले तो, मैं आप कोई भी हो, शास्त्र क्या बोलते पता है? आपकी मेहनत का नहीं है ना, ईमान का नहीं है ना, वो आपको कभी पछता नहीं है। नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि कर्मा जो है ना, कर्मा हम नहीं देखते, लेकिन ऊपर वाला तो ऑनलाइन ही होता है, वो सब कुछ देखता है। वो देखते हैं, देखो ना कोई नहीं है, हमको निकल तो चले चले जाए, कौन देखता है, लेकिन ऊपर वाला देखता है। ही फाइन। अब उसने एथिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा ना, इसलिए लोगों को क्रिटिक्स लगा कि भाई जो अर्थशास्त्र चाणक्य देता है वो रिलेवेंट नहीं है, उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। पर आप लोग मुझे बताइए, क्या सही में पैसा होगा अगर इंसान के अंदर अनीति आएगी तो वो रुपए की कोई वैल्यू है, वो रुपए की कोई हैसियत है? उसको बस वही निकाल दिया। और 11th में भी आपने पढ़ा होगा, जो सब्जेक्ट्स में आता होगा, थोड़ा ही शॉर्ट हटा गया एक्सप्लेन द कौटिल्य, और उसको यही झाड़ के कह दिया कि इकोनॉमिक्स में वो एग्रीकल्चर और लैंड के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए उसका इकोनॉमिक्स वैलिड नहीं। व्हाई? इंसान जितना भी डेवलपमेंट करेगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सब कुछ होगा, लेकिन खेती बाड़ी नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? खाना तो बेसिक चीज है ना, कुछ भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन खाना तो फार्मर के यहां से ही आएगा। इंडस्ट्री विटामिन की गोलियां बना सकती है, खाना नहीं बना सकती। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये सारी चीज लेकिन उसके इकोनॉमिक्स को साइड ट्रैक करती है। आप मुझे बताइए कि यू रियली बिलीव्स दैट, इसके बारे में बहुत डिटेल कर सकता हूं, बट डिड यू रियली बिलीव्स दैट द एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्या लगता है हमको इकोनॉमिक्स? लेकिन फिर भी देखिए हमारा कल्चर, हम किसी के कल्चर को छोटा नहीं दिखाते। हमारे माइंड में फिर वो सबने बहुत सारा, मतलब 2-3 डिस्कशन फिर चला, तो सबने फिर कन्विंस हो गए। पोजीशन क्या थी, कंडीशन ये थी, कोई भी स्टेट वाला अगर कन्विंस हो जाता है तो वो साइड चेंज करना चाहे कर सकता है। आफ्टर व्हेन द सेशन इज ओवर, 26 पीपल इज देयर मेरी साइड थे। जब पता ही नहीं है हमारी हिस्ट्री के बारे में, मैंने तो सिर्फ इकोनॉमिक्स से बहुत सारे पहलू थे जिसके ऊपर हमने गौर किया था, लेकिन एक चीज पक्की है कि भारत के अंदर जो इकोनॉमिक्स देने वाला हमारे माइंड में बैठे, इसका सॉल्यूशन क्या सर? हम थोड़ा हिस्ट्री करेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला, फिर बोल रहा हूं, हमारा कल्चर किसी को छोटा नहीं दिखाता, हम हमारी लाइन बड़ी करते हैं। हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एडम स्मिथ इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन व्हाट इज द ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स? Yes, the son of Chanakya, that is Chanakya or Kautilya, is considered the grandfather of economics. So whenever after your professional degree will be completed, or someone just touch with the NRI, and some NRI you just meet him, and NRI just told you that Adam is considered the father of economics, you just welcome. Yes, we all are welcoming you. We definitely consider the Adam Smith is the father of the economics. Definitely, no argue is that. But remember, who is the grandfather of economics? You ask a double question to him, or counter questions rather. Who is the considered the grandfather of economics? That definitely you just tell that Chanakya, because the Shastra belongs to India. Basically, in introductory lecture, I just pinpoint you, right? Who is the Shastra, or what is the Shastra? जो हमको माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो ना, उसके आंसर डिटेलिंग हमको दे दें, उसको हम बोलते हैं शास्त्र। लेकिन आज का इकोनॉमिक्स कोई शास्त्र देता है या कोई आंसर प्रोबेबल देता है? उल्टा हम पढ़ते हैं तो डाउट बहुत होता है, और यही इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना है। लेकिन फिर भी प्रेजेंट इकोनॉमिक है, वी ऑल फॉलो कैपिटलिज्म, हम यूएसए को फॉलो करते हैं, इसलिए यूएसए आर ऑल बेस्ड ऑन द फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना? और उसके आधार पे हमको हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो एडम स्मिथ ऑब्वियसली उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें बिल्कुल दो मत नहीं है। अब सब्जेक्ट्स की आपकी मैं बात करूं तो सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग इंडेक्स देख सकते हो कि सबसे पहले 2 पार्ट में आपका सब्जेक्ट्स आता है। नंबर 1 इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है सबसे पहला? सो वी कैन से दैट द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स और फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कोई भी चीज हम पढ़ते तो बेसिक हमको पता होना चाहिए। दूसरा जो आता है दैट इज थियरी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, वी ऑल स्टडीड प्रॉपर्ली। उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट, कोई भी सेमेस्टर सिस्टम में मैं फिर बोल रहा हूँ हम लोग सेट नहीं हुए, लेकिन इंट्रोडक्शन इज द प्रायोरिटी। कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, उसका बेसिक क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद डिमांड सप्लाई की थियरी है, उसके बाद आएगी प्रोडक्शन की थियरी, है ना, जिसमें मीनिंग है उसका फैक्टरिंग कलर फैक्टर, फंक्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन, और क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। टोटल 7 चैप्टर्स हमारे हैं सिलेबस में, समझो।
है ना। और देखा जाए एक्चुअली कहते हैं 7, लेकिन इसको डिवाइड करके हमने 8 चैप्टर में उसको डिवाइड किया है। उसके बाद आता है थियरी ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट थियरी किसको कहते हैं। और उसके बाद आता है मार्केट। कॉस्ट में क्या आता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट कर्व और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। स्केल के बाद क्या आता है, दैट इज मार्केट। मार्केट में आता है उसका मीनिंग, परफेक्ट कंपटीशन और क्या होता है इनपरफेक्ट। अब यहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक्स होता है ना, 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। दैट इज कॉल्ड द एकम लक्ष्य शास्त्र एंड समग्र लक्ष्य, इन वी कैन से बृहद लक्ष्य उसको हम भी बोलते हैं दूसरे वर्ड में। तो दिस ऑल आर द टॉपिक व्हिच यू नो इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है आपके सिलेबस में। अब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में क्या आता है, तो उसके 3 चैप्टर है। उसमें सबसे पहला आता है मनी, राइट, दैट व्हाट इज द मनी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, मनी सप्लाई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है कि नहीं। मनी के बाद क्या आता है, दैट इज कॉल्ड बैंक। अब मनी और बैंकिंग एक्चुअली दोनों एक सिंगल कॉइन के एक ही पार्ट है, पर उसको डिवाइड किया है ताकि आपको लिए इजी कोई। बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक और क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर क्या आता है, उसका मीनिंग और स्ट्रक्चर्स, राइट। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है ना आपका, ये पूरा 8 चैप्टर में पूरा इकोनॉमिक्स डिवाइड है। आर यू क्लियर विद दिस, समझ में आया। अब हम इसका बेसिक आज सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूं, देन यू गेट द आइडियाज। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने वाला था हमारा हैंडसम, जिसका नाम क्या है, एडम स्मिथ। सर एडम स्मिथ को फादर क्यों कहते हैं, हमारे जहन में क्लियर रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ हु इज द ग्रैंडफादर, वो क्लियर ही रखना। भले तो फादर है, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी जो बोलते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एडम स्मिथ जो है ना, वो एडम स्मिथ ने क्या बोला था, तो उस टाइम में ना जबरदस्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको पता है। आप मुझे बता सकते हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पे हुआ था। यस, इंग्लैंड। भारत के अंदर इंग्लैंड की कौन सी एक मल्टीनेशनल कंपनी आई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको कितने साल तक गुलाम रखा, मोर देन 150 ईयर्स, बराबर है कि नहीं। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हमारे इंडिया की वजह से ही हुआ। जो फंड था आपको सब पता है, वो कोहिनूर है, कौन सा है, अपना है। आज जो भी इंग्लैंड या कोई भी यूरोपियन ने वो डेवलपमेंट किया है, वो हमको लूट के किया है, डेफिनेटली। तो आज उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसका जो भी आप सरप्लस आप फाइंड अप करो, लेकिन ये सारी चीज होने का बेसिक कारण क्या है, इट्स ओनली हैपन ड्यू टू, क्यों हुआ ये पूरा, उसका एक ही कारण है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हमारा पैसा हमारे ऊपर यूज किया। और हम बोलते हैं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके पीछे भी हम ही लोग है भाई। इसलिए इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होती है, लेकिन मुझे तो ना इंडिया इंग्लैंड की भी मैच होती है तब मुझे बहुत मजा आता है। एक्चुअली कंपटीशन वो है, लूट के गए, अभी उसके अंदर से भले वहां पे जाके ट्रॉफी लेके आए। वो पता है सौरव गांगुली शायद क्रिकेट का इंटरेस्ट हो, तो जब लॉर्ड्स के अंदर हम जीते थे तो पूरा उसने मोमेंटम किया था। जरूरी है वो, मुझे बहुत अच्छा, आज भी वो मेरा फेवरेट मोमेंट है, क्योंकि हमको लूट फाट के वो आगे आए हैं। और आज इंडिया को वो सलाह देने लगते हैं कि इंडिया को वो करना चाहिए, और हम भी देखो उसकी सलाह लेते हैं, क्योंकि हमारा क्या है हमको पता ही नहीं है, हमारी माँ कौन है वही पता नहीं। तकलीफ ये है, इतना शास्त्र से भरपूर हमारा देश था। अब उसने 150 साल, उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और सबने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे सर, मनी। और ऑलवेज याद रखना बेटा, जहां जहां औद्योगिक क्रांति होती है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वहां ऑलवेज मनी माइंडेड पीपल हो जाते हैं, और यूरोप पूरा उसके ऊपर ही बेस्ड है ना। तो वहां पे मनी को, और वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम सबसे पहले जो ऑथर है जो मैंने आपको बताया, कौन, एडम स्मिथ, उसने अपनी एक डेफिनेशन बनाई इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हुए। अगेंस्ट, उसको फादर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो समाज चल रहा था ना, वो समाज के ट्रेंड में वो थोड़ा अगेंस्ट थे, और समाज के विरुद्ध जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। समाज में विरुद्ध मतलब आप पॉजिटिव है समझना, समाज के अगेंस्ट में जाना मतलब जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में जाना। तो समझो आप स्विमिंग करते हो कोई नदी में, यहीं गए या बहते समुद्र में, तो सामने से जो फ्लो होता है उसके सामने आप जाओगे, आपको बहुत एनर्जी करनी पड़ती है। लेकिन जो फ्लो जा रहा है, समझो नदी बह रही है, अगर उसमें आप जाते हो तो जो नदी बहती है आप उसके आराम से विदाउट ज्यादा एफर्ट्स करके आप लोग निकल जाते हैं। उसने सबसे पहले वेल्थ की डेफिनेशन दी है। ये क्या बोलता है पता है,
कि जो भी इंसान के पास है ना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। कैसा साइंस है? जो क्या स्टडी करता है? नेचर एंड कॉजेस। किसका नेचर एंड कॉजेस? ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है ना, वो संपत्ति का अभ्यास करने वाला शास्त्र, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब इसने है ना, इकोनॉमिक्स का जो रूट है ना, उसका स्टार्टअप इसने किया था। इकोनॉमिक्स क्या है ना, ये सबसे पहले इसने दिया था, एडम स्मिथ भाई ने, स्मिथ करते करते। इसलिए इसकी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं पता है? क्लासिकल डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? सबसे पुरानी डेफिनेशन। पर फॉरेन का ट्रेंड कैसा है पता है आपको? फॉरेन का ट्रेंड ऐसा है कि ये गलत है, मुझे मेरा कोई भी समझो ओपिनियन रखना है, या मुझे अपना स्टडी कोई भी पर्पस रखना है, तो दूसरे को मुझे गलत ठहराना पड़ेगा। अब एडम स्मिथ ने ऐसा दिया, मतलब ये क्या कहता था पता है? आपके पास बाइक है ना, आपके पास बाइक, तो आपका इंपॉर्टेंस है। मतलब जो मैंने पहले बोला था, संपत्ति के लिए इंसान है, इंसान के लिए संपत्ति नहीं है। पर एक्चुअली देखा जाए तो मुझे बताइए, आप लोगों के पास, सबके पास टू व्हीलर होंगे, है कि नहीं? जब तक आप वो टू व्हीलर ऑपरेट नहीं करते, तब तक वो टू व्हीलर अपने आप जाएगा घूमने। हम है तो वो है, कि वो है तो हम है। ये बेंचेस आप लोग बैठे हो तो उसकी इज्जत है, मोबाइल फोन आप नेट यूज करते हो, आप है तो उसकी इज्जत है। लेकिन ऐसा बोलते हैं नहीं, आपके पास वेल्थ है तो आप सब कुछ है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। आर यू क्लियर विद दिस? इसलिए इसकी डेफिनेशन को क्रॉस किया। इसने क्या किया है पता है? सबसे पहले इग्नोर किया। क्या इग्नोर किया? जो चीजें बनाने वाला मैनकाइंड है ना, वो इंसान को इग्नोर इसने किया। इसके बाद आया इसको क्रॉस करने वाला अल्फ्रेड मार्शल। कौन आया? और मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है, वो दी है नियो क्लासिकल डेफिनेशन, और इसको हम बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? काफी लोग वेलफेयर वेलफेयर बोलते हैं, पर इट इज कंसीडर अ वेलफेयर डेफिनेशन। क्या है मार्शल कहता है? तो मार्शल ऐसा कहता है, इकोनॉमिक स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है? तो ऑब्वियसली वो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? कि वो कैसे इनकम प्राप्त करता है, हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। इंसान कहां से पैसा खर्च करता है और कहां स्पेंड करता है। जैसे हमारा काम ही ऐसा है ना, इनकम कमाते हैं और इनकम क्या करते हैं? स्पेंड। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो नॉर्मल जीवन धोरण हम जीते हैं। मतलब उसने क्या किया? क्रॉस किया। किसको क्रॉस किया? एडम स्मिथ को। क्यों? क्योंकि उसको अपना क्या रखना था? पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसने मैनकाइंड को इग्नोर किया। ये क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स इस एक साइड किसका स्टडी करता है? वेल्थ का, और दूसरी साइड किसका स्टडी करता है? तो के वेलफेयर, यानी ह्यूमन बीइंग का। लेकिन कौन सा वेलफेयर? तो के मटेरियल वेलफेयर। और उस टाइम बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे पीको और ये सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। कोई ऑथर का व्यू अच्छा लगता है तो उस टाइम एक ग्रुप होता है ऑथर का, और उसको सपोर्ट कर रहे थे। मतलब इन्होंने एडम स्मिथ को गलत ठहराया। फिर उन्होंने अपनी डेफिनेशन डेवलप की, जिसको हम बोलते हैं नियो क्लासिकल डेफिनेशन या वेलफेयर डेफिनेशन। पर वेलफेयर सिर्फ मटेरियल से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, उसने ह्यूमन को इग्नोर किया था, इन्होंने क्या किया है? ध्यान में लिया है। पर सर इसकी डेफिनेशन भी परफेक्ट है? नहीं, इसकी डेफिनेशन भी परफेक्ट नहीं है। इसने क्या कहा है कि ऑलवेज इंसान, दो चीज है इसकी डेफिनेशन का। सबसे पहला, इसने सिर्फ किसको इंपॉर्टेंस दिया है? मटेरियल गुड्स। गुड्स समझते हो ना, दो टाइप के आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इसने टेंजिबल गुड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन जो इनटेंजिबल गुड्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक सर्विसेज, वो सर्विसेज को ध्यान में नहीं लिया है। सर्विसेज लाइक डॉक्टर। क्या हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी नीड फुलफिल नहीं होती? हमको एजुकेशन की बुक है तो हम टीचर्स के पास जाते हैं तो हमारी एजुकेशन की बुक सेटिस्फाइड नहीं होती है? डेफिनेटली होती है। लेकिन ये सारी चीज इसने ध्यान में नहीं ली। सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इनटेंजिबल गुड्स के साथ ये क्या बोलता है पता है? जो हमारी सारी चीज है ना, वो सारी चीज इंसान को जो मिली वो कैसा होता है? अनलिमिटेड। मतलब कौन सी वांट अच्छी है और कौन सी खराब है ना, ये सारी चीज कोई भी, लेकिन इंसान के पास अनलिमिटेड चीजें होती है। अब रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं होता है। वी ऑल आर, प्रॉब्लम ही यहाँ से क्रिएट होता है। हमारे पास अलादीन का चिराग होता तो बोलो आका क्या चाहिए,
उसको बाहर आके सब कुछ हम ऑर्डर कर सकते नहीं कर सकते थे? अरे हम लोग तो हमारा पूरा इतना कच्चा चिट्ठा, भले इनकम लिमिटेड है लेकिन पूरी लिस्ट हमारे पास होती है। और वैसे भी ह्यूमन वांट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। और वो सेटिस्फाइड, अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। और उसमें हमको बवाल वहीं से स्टार्टअप होता है। अब इसको क्रॉस करने के लिए फिर हमारा हैंडसम आया। कौन सा आया? तो क्या? लायनल रॉबिन्स। और उसने जो डेफिनेशन दी है उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? या इसको सर एक बोलते हैं बॉर्डर, मैं बॉर्डर नहीं बोल सकता, लेकिन इसने जो डेफिनेशन दी है वो स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी है। और मोस्ट प्रोबेबली हर जगह मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ये है। क्यों? इसने इकोनॉमिक्स का रूट पकड़ा है। क्या पकड़ा है? ये क्या कहता है? इकोनॉमिक्स है साइंस। क्या है? लेकिन कैसा साइंस है? तो स्टडी करता है स्कैर्स मींस, है ना, और एंड्स का। जो स्कैर्स मींस है उसके यूज कैसे है? ऑल्टरनेटिव। ये तीन चीजों का समन्वय है ना, इसलिए। और आप लोग देखिए इकोनॉमिक्स का बिजनेस, जो आज का इकोनॉमिक्स है उसका उद्भव यहीं से होता है। अब हम हमारा हीरो अब धीरे धीरे हम एंटर हो गए। ये अभी तक जो हमने देखा था पूरी विषय वस्तु देखी थी। मुझे बताए, फिर से मैं कह रहा हूं, आप लोग रात को सपना देखते हैं मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कार हो, लग्जरियस कार हो, स्विमिंग पूल वाला विला हो, जो भी आप लोग सपने, हर एक का, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, हर इंसान का अपना सपना होता है। और क्यों ना हो, चार पांव वाली भैंस ये सपना देख सकती है? और आप लोग भी अन्याय ही कर रहे हो ना भाई। गाय को हम क्या बुलाते हैं? गाय को हम क्या बुलाते हैं? माता। भले ऐसे हमको कुछ नहीं आता, तो हम लोग एक्चुअली मिल्क किसका पीते हैं? भैंस का। और इसको क्या बोलते हैं? तो कि डोबू। तो ये तो गलत हुआ ना। गाय को माता बोलते तो भैंस भी कभी आपके पास वो बोलती नहीं, वरना वो भी कंप्लेन करने आती कि मुझे क्यों तू डोबू डोबू बुलाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उसके पास बुद्धि नहीं है। वी ऑल आर रैशनल पीपल, हम रैशनल समझदार लोग बोलते हैं। तो समझदारी से हम लोग क्या करते हैं? हम कैलकुलेशन करते हैं। अब सुनिए, अलादीन का चिराग नहीं है, ना तो कोई ऐसी परी है जो हमारी विश पूरी करे, है कि नहीं? सब कुछ सपने में अच्छा लगता है, और सुबह उठते हैं तो हमारी पथारी और वही होता है, कुछ होता नहीं। तो उस टाइम ये इकोनॉमिक्स यहां से शुरू होता है। या क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स ऑलवेज क्या ट्राई करता है? हमारी जो वांट्स है वो वांट्स कैसी है, क्यों अनलिमिटेड है, उसका कारण। व्हाई द वांट्स आर अनलिमिटेड? उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सम वांट्स आर रिकरिंग होती है। रिकरिंग समझते हो ना? मतलब सुबह खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच के टाइम टांकी खा ली, लंच किया, शाम को टांकी खा ली, रात हुई, डिनर टाइम टांकी खा ली। और पसंद नहीं आता है ना हमको, पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी भूख नहीं है ना तो भी हम खाने लगते हैं। और काफी सारे महान लोग आधी रात को भी फ्रिज में डोरा डोर करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वांट्स आर रिकरिंग है। दूसरा, वांट्स के बहुत सारे अनलिमिटेड होने के बहुत सारे कारण, मैं दो तीन कारण आपको देता हूं। सिविलाइजेशन बढ़ गए, उसके लिए भी वांट्स चेंज हो गई। हमारे टाइम मोबाइल फोन 3310 नोकिया का आता था, पत्थरों, उसको स्टोन बोलते थे हम। क्यों पता है? मैं पता है 12 माले पे एक जगह पे खड़ा था और वो मोबाइल रम लेके नीचे गिरा। उस टाइम 331, आप गूगल पे सर्च कर लेना, यू कैन गेट द आइडिया। फिर पूरे स्पेयर पार्ट अलग। मैंने बोला गया। अब 12 माह से इंसान कूद जाता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है, भगवान के यहाँ चला जाता है, तो मोबाइल फोन है। नीचे गया, उसको सब स्पेयर पार्ट इकट्ठा करके ऑन किया तो दांत दिखाते हुए चालू किया। नोकिया कनेक्टिंग पीपल, वेयर विल बी स्टार्टेड। और दूसरी बात सोचो, अनलिमिटेड वांट्स का भी रीजन देखो। पहले घर पे एक ही वो, पता है बीएसएनएल का वो डबल आता था, ये हमारा बंगाल, अरे सॉरी क्या कहते हैं उसको, भारतीय संचार निगम लिमिटेड।
पापा के रिलेटिव्स के बाजू से फोन आए, मम्मी के रिलेटिव्स बाजू से फोन आए, कहीं से भी फोन आए सब, या आपके फ्रेंड का फोन आए या आपके वो का फोन आए, समझो, तो भी ऐसे ही फोन पे बात करते रहे। और वो BSNL था, सबके बीच में एक ही डबला था। कैलकुलेशन कितना इजी गोइंग, एक ही बिल महीने में आता था कि नहीं आता था, हर 2 महीने में। आज क्या हुआ है, घर में जितने पर्सन उतने मोबाइल। चीजें महंगी नहीं हुई, लाइफस्टाइल महंगी हो गई। मम्मी का मोबाइल अलग, पापा का, पापा को तो ठीक है पहले के लिए, आपकी अभी पापा मॉडर्न हो गए। पहले बापूजी कितना प्यार से बुलाते थे, फिर आया पापा बुलाते थे, एक युग आया समय जिसको फादर बुलाते थे, अब डैड। बेचारा नीड फुलफिल करते करते ही डेड हो जाए, समझो, उसको बोलते हैं डैड। एक भाई मुझे बोलता है सर पापा किसको कहते हैं, मैं ले जे नवरा पड़े मम्मी जोर मारे गप्पम गप्पा, दैट इज नोन एज पापा, है कि नहीं? दैट इज द वे। पर गाइस सोचिए, पैसे कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है साला। सबसे बोलो बात करेंगे कभी, पर उससे बड़ा रोल मॉडल हमारे जीवन में नहीं हो सकता। दैट इज आवर फादर। कमाने वाला एक, खाने वाले 4। फॉरेन का कल्चर, जितने लोग उतने हैं ना, सर्टेन एज के बाद वो कमाना स्टार्ट कर देते हैं, एवरी पर्सन इंडिपेंडेंट। और हमारे यहाँ क्या होता है, खाने वाले और आते बेचारे तो भी लंबा चौड़ा लिस्ट, हमारे जो ऑल कनेक्टिंग मैनेजर है हमारे मम्मी, पूरा लिस्ट पापा के सामने रख देती है। साला मुझे ये लगता है कि सब लोग उससे मांगते हैं, पर वो किससे मांगेगा? दे आर द रियल मॉडर्न वर्जन फाइटर। इसलिए मैं बोलता हूँ मोटिवेशन कभी बात करेंगे उसके ऊपर। फिर भी इनकम कम हो गई। और एक बात बोलूं आज के टाइम की एकदम रियलिटी, कमाने के सोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन खर्च करने के सोर्सेज कितने सारे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से शांति से सोचना, देयर आर सो मेनी सोर्सेज। आप इनकम कमाने के सोर्सेज नहीं, लेकिन ऑब्वियसली उसको स्पेंड करने के कितने सारे सोर्सेज हैं। तो ये रॉबिन्स ने बहुत अच्छी कही कि अनलिमिटेड वांट्स ऑलवेज इज देयर। सर ये अनलिमिटेड वांट्स का कभी एंड नहीं हो सकता? तो मैंने पूछा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या अनलिमिटेड वांट्स का कभी एंड हो सकता है? एक क्या बोलता है बाबे बन जाओ तो भी एंड हो जाता है। मेरे को बाबे भी अब तो मोबाइल, वो भी फेसबुक पे ऊपर है। मॉडर्न बाबा जो है ना, जो बन जाता है, वो भी आज फेसबुक पे आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता है। फिर एक नोट पे सर एक चीज है, कब एंड आता है? जब इंसान का आखिरी समय आता है ना, अंत हो जाता है ना, तब वो उसकी जो इच्छा है वो एंड हो जाती है। बराबर है कि नहीं? पर और एक चीज बोलूं आपको, अधूरी इच्छा से लेके और कामना लेके भी इंसान मरता है तो भी उसकी आत्माएं भटकती है। यानी मरने के बाद भी इच्छा फुलफिल होती नहीं है, तो आत्मा वही होता है ना, ये आत्मा वही तो भटकती है। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मरने के बाद भी यह परंपरा चालू रहती है और भूत बन के रूह बन के हमको आता है। दिस इज द वे। तो अनलिमिटेड वांट्स टिल द, इसलिए ये तो कभी जब तक है जान तब तक है ये बवाल, है कि नहीं? ये चलता रहता है। दूसरा उसका कारण उसने क्या बताया कि ये अनलिमिटेड वांट्स है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। मैं फिर बोल रहा हूं ना, इंडिया की परिस्थिति कैसी हो गई है, हमारे पास 8 रोटी है पहले, और खाने वाले कितने थे? 4। तो सबके पार्ट में कितनी रोटी आती थी? 2। आज रोटी बढ़ गई है 16। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया ने डेवलप करना मना कर दिया है, डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन सामने खाने वाले हो गए 32। तो पहले जो दोनों के भाग में जो पर हेड 2-2 रोटी आती थी, आज वो रोटी की संख्या कितनी हो गई है? हाँ, समझो सिचुएशन ये है। एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स, और उसमें हमको हमारी लाइफ की वो सेटलमेंट करना, सेटअप करना, आप समझो। और यहीं से जो है दूसरा और एक बबल ये कम था कि ये आया ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारी वांट्स अकेली, ये तो ठीक है, रिसोर्सेज के भी देखिए ऑल्टरनेटिव यूजेस है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझो आपके पास 100 रुपीज है, तो आप उससे क्या क्या कर सकते हो? चलिए 100 तो अभी गया टाइम, 500 रुपीज है आपके पास है, तो आप उसे क्या कर सकते हो? कितना वेराइटी ऑप्शन है, आप सोचो तो सही। विद द हेल्प ऑफ 500 रुपीज यू कैन, नंबर 1 क्या कर सकते हैं बताइए? अच्छी होटल में जाके खाना खा सकते हैं, मूवी देखने जाते हो जा सकते हो, कोई भी रिलेटेड अगर आपको गारमेंट्स परचेस करने आप कर सकते हो, पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ाई का शौक है बाई चांस, तो आप पढ़ाई के लिए किताब
સ્પેન્ડ કરી सकते हो. ઓપ્શન્સ है અને માર્કેટમાં જાવ એટલે કેટલું બધું હોય. અને જો તમે ઓનલાઈન ફ્લિપકાર્ટ પર ઉપડી ગયા या अमेज़न पे चले गए, तुझ में रब दिखता है यार, मैं क्या करूं, खत्म वहीं पे. इतने सारे ऑप्शन. और आपको बोलते भी क्या है, सर आपको नहीं लेना है, टेंशन है, पैसे नहीं, ईएमआई करवाइए पर लुटाइए, बात खत्म कीजिए. यू हैव टू परचेस सच थिंग्स. एम आई राइट या रॉन्ग? देखो मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस, हम लोगों को इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना है. ये 12वीं 13वीं के उसमें बैठे हुए मुंह उतरा के है ना, उतरेले खाटी कड़ी गुजराती में कहिए, ऐसे बैठ के आप लोग बैठे हो उतरे पेलू दिवेल पीतेलू मोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए. थोड़ा उमंग उत्साह के साथ पढ़ना है. वैसे टफ है आपके लिए, सिचुएशन बहुत टफ है. 3-3 घंटे ऐसे बैठे रहे ना, इट बिकम वेरी टफ. क्योंकि कोरोना की वजह से तो ऐसे सिस्टम में हम सेट ही नहीं हुए, है कि नहीं. ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन में कितना मजा आता था, नहीं कोई माथाकुटी नहीं. एक नोट तो क्या करती थी, अगर ऑनलाइन बैठे हो ना तो ऑनलाइन कभी कभी क्या हम सुई गयो પણ ભૂલથી કેમેરો ચાલુ રહી ગયો, ઓનલાઈન સુઈ ગયો અને આપણે લેક્ચર લઈ, हम देख रहे हो, सब लोग देख रहे हैं लेक्चर में कि सो रहा है, और પછી हम निर्दोष भावे પછી मोटे मोटे देखने पड़े कि आपको समझ में आया, मैंने जानबूझ के लेक्चर खींचा, आधे घंटे के बाद फीडबैक किया, समझ में आया. तो वो बंदा इतना ऑनेस्ट था, वो आंख छोड़ते थे, यस सर एवरीथिंग विल बी गेट इट. मैं को वाओ, सब कुछ समझ में आया. मैं को बहुत अच्छा है. ये 3 घंटे इस बेंचेस पे बैठना, ये लगता है कि पृथ्वीराज चौहान को भी बहुत टफ लगता होगा. हम लोग 3-3 घंटे इधर बैठेंगे, पर कैसा संसार होगा. दूसरी बात, बहुत लोग मजाक करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट बोलता है, पता है इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है. पर उसको क्या पता नेपोलियन को, एसबीआई की पासबुक लेके कभी एसबीआई की ब्रांच में आटा मारिए और एंट्री करवाइए, तो पता चलेगा कि लाइफ में इम्पॉसिबल क्या है, या एवरीथिंग विल बी पॉसिबल. पूरा डिक्शनरी का मीनिंग चेंज हो जाता. Am I right या wrong? Just kidding. बट हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है. आपके पास एक लैंड है, एक एग्जांपल देता हूं, वो लैंड का आप यूज कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन यू यूज द लैंड. लैंड के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं बताइए मुझे. एग्रीकल्चर कर सकते हैं, दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तीसरा रेंट, आपके किसी को दे सकते हो, आपको रेंट मिलता है, ओके. देन प्लांट डाल सकते हैं कोई भी फैक्ट्रीज का, फिर होटल बना सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, है कि नहीं. कुछ ना, अगर कुछ नहीं मिला तो खुद का घर बना के रखोगे. पर ऑल्टरनेटिव यूजेस है तो आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है. आप देखिए कितनी बवाल है. एक तो अनलिमिटेड वांट्स तो थी, वो भी दिक्कत नहीं है. अनलिमिटेड वांट्स थी, अब उसको अनलिमिटेड वांट्स इसके लिए थी कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे थे, लिमिटेड. अब वो अलग थे वो. और तीसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि वो रिसोर्सेज के पास यूजफुल अल्टरनेटिव है, तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है. 11th की इकोनॉमिक्स में आपके टीचर ने आपको एग्जांपल दिया होगा, आपके पास 100 रुपए है, राइट, और आपने बचा के रखे. अब फ्रेंड बोलता है मूवी देखने जाओ, और सामने एग्जाम आ रही है और आपको बुक परचेस करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है. मन खबर से मन में एवो विचार आवे, मन में यही सोच आती है, मूवी देखने चलते हैं. पर क्या है, समाज को दिखाना है कि नहीं हम पढ़े लिखे लोग हैं, वेदर इट विल बी गुड फॉर अस टू बाय अ बुक, तो बुक बाय करते हैं. एक एग्जांपल देते हैं, हमारे भविष्य का जो सेविंग रखा होता है, लेकिन घर में कोई बीमारी आती है, तो बीमारी को शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल परचेस. मम्मी के या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो तो प्रायोरिटी हम उसको देते हैं, हमारे स्वजन को देते हैं. तो बॉन्ड्स के यूजेस भी अलग अलग है, हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है. इससे चौथा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, वी मेक इट चॉइस. और ये जो चॉइस है ना, यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है. अब हमारा हीरो मेन आया. आफ्टर 55 मिनट्स द हीरो विल बी देयर. मूवी में यही होता है ना. समझो हॉरर मूवी देखने गए तो डायरेक्ट हमको भूत दिखा दे, हमको कोई टेंशन नहीं, ओहो ये तो अपने से भी क्या है फर्क पड़ता है, समझो. पर माहौल बनाना पड़ता है. am I right या रॉन्ग. ठंडी ठंडी हवाएं, किसी के पायल की आवाज, छिन छिन, है कि नहीं, कुत्ता भौंकता है, और ये पूरा माहौल क्रिएट होता है. और પછી ત્યાં જ આપણે હનુમાન ચાલીસા ચાલુ કરીએ, राइट. वो डर का माहौल है तो आप वो सारा चीज एंटरटेन करते और एंजॉय करते. am I right या रॉन्ग.
पर डायरेक्ट समझो मूवी बन रही डायरेक्ट ही भूतरा दिखा दे, जैसे अभी वो आई है ना, कौन सी आई है वो मूवी, भूल भुलैया पार्ट 2 भूल गया, पार्ट 2 समझो डायरेक्ट ही तब्बू बहन आके बोलते यस आई एम द भूत, तो क्या लगता है ओहो ये भूत है। कुछ डरावना नहीं है, पर माहौल बनाना पड़ता है। वैसे भी पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर पढ़ने का माहौल हो ना, वहां मजा आता है। भारत नहीं, पूरे दुनिया में आप कोई भी डेवलप कंट्री ले लो, 90% फैमिली बेटा है ना, इज ऑल आर बिलोंग्स टू मिडिल फैमिली। 3 वर्ग होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सबसे ज्यादा, जैसे एक इंसिडेंस मैंने पढ़ा था, मुकेश अंबानी का लड़का वो घूमने निकला, ठीक है, तो वहां तो ऊपर ही हेलीपैड है एंटीलिया में, तो ऊपर गया और उसका आटा कैसा होता है, तो उधर बैठा और हेलीकॉप्टर, और वहां से वो गुजरात घूम के 2-2.5 घंटे में वापस आया। पापा पूछते कहाँ गया था, बोला आटा माने। कहाँ गए, तो वैसे ही गुजरात पंजाब और उधर साइड घूम के आया। वेरी गुड। અને આપણો આટો कई भाई कई 4 रास्ता लगी, चल के गए थे, है कि नहीं। फर्क है लाइफस्टाइल में, अपर क्लास है वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। दुनिया में अमेरिका जैसा देश हो या कोई भी डेवलप कंट्री हो ना गाइस, 90% पीपल नहीं, 90% से ज्यादा मिडिल फैमिली से होते हैं। और हमारे दिन की जद्दोजहद क्या होती पता है, किसी भी तरह हमको घर सेट करना है, लाइफ सस्टेन करनी है, लाइफ के साथ हमारा पूरा जो भी हमारा लग्जरीज लाइफ के ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स के पीछे पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। शायद यही हमारे पेरेंट्स ने किया है। दूसरी एक बात बोलूं, ऑलवेज याद रखना, आपको जो ये अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप जी रहे हो ना बेटा, उसके पीछे कोई ना कोई पेड़ी, मेरी हो आपकी हो, कोई भी फैमिली के में 110%, इवन मुका अपना जानते हो ना, मुका को, मुकेश अंबानी, वो मुका भी आज जहां था मुक्का मार रहे कि उसके भी फादर, आप देखो धीरू भाई अंबानी का स्ट्रगल, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगलिंग। यमन के अंदर गैस स्टेशन पे गैस भरने वाला इंसान, जहां पे उसकी इंसल्ट क्या वो करता है, जो एनआरआई है उसकी इतने भयानक इंसल्ट करता है, लेकिन फिर भी उसने तय किया था कि जो इसके गैस स्टेशन के ऊपर मुझे इतनी गालियां मिल रही है ना, ऐसा इंसिडेंस हुआ था, कभी शेयर करेंगे, मैं बेसिक आज बात कर रहा हूँ। एक दिन मैं ये क्रिएट करूंगा कि लोग ये चीज का मैं मालिक बनूंगा, एक ड्रीम लेके गए। सोचो आप, वो इंसान जीवन में कितने साल जिया होगा, 65 कम जिया है, 63 में मर गया था। 65 तक में उसकी बायोपिक जो मैंने पढ़ी थी, 35 इयर्स तक तो मेरे पास उसका कच्चा चिट्ठा है। साइकिल लेके हमारे यहाँ जकार्ता का एरिया में साइकिल लेके वो कपड़ जो गारमेंट्स होता है वो बेचने आते थे। पैसे मांगने गए, किसी ने नहीं दिए, चलो भाई भूल जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, डू योरसेल्फ। फादर मान रहे थे बेटा तू बैरिस्टर बन जा या कुछ भी लॉयल चालू कर दे, तो हमारे लिए इजी गोइंग। लेकिन हुआ क्या, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, उन्होंने ये स्ट्रगलिंग लाइफ जो 35 इयर्स के बाद, मतलब बाकी के 30 सालों में उसने अरबों का साम्राज्य क्रिएट किया। और दोनों भाई जो है, अपना नील हो चुका अनिल और हमारा मुक्का मारने वाला मुकेश, दोनों को अरबों का साम्राज्य देके गए। हमारे राइट यार, 30 साल में इंसान, उसके भी 2 हाथ 2 पैर ही थे, वो भी नीचे से ऊपर आए हैं। तो ऐसे रीच लोग कैसे होते हैं, देयर आर वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं ऐसे। इसलिए प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमारे जैसे नहीं, रिच लोगों को भी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबको कम रिसोर्सेज में, अब मेन में बात कर रहा हूं, है ना, अच्छे से अच्छी तरह से आप लोग कैसे अपनी नीड फुलफिल करते हैं ना, उसके लिए इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। इसीलिए शायद इसकी डेफिनेशन को स्कैरसिटी की डेफिनेशन बोला जाता है, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ અછતલક્ષી વ્યાખ્યા। क्यों ये स्कैरसिटी डेफिनेशंस है, क्योंकि इंसान के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, सच प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। अगर वांट्स लिमिटेड होती, सच प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। अगर हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस ना होते, सच प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल नॉट अराइज। So what is the first foundation stone in economics? Unlimited wants. What is the second foundation stone in economics? Limited resources. What is the third stone of economics? Alternative uses. पर ये रॉबिन्स की डेफिनेशन भी भले बेसिक है, यूनिवर्सल है, सर्वस्वीकृत है, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है मैनी कंट्रीज में। क्यों पता है? क्योंकि उसने क्या किया पता है, इकोनॉमिक्स का बेसिक पकड़ा है, रूट। दूसरा उसने क्या करा है पता है,
उसकी डेफिनेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। कौन सा साइंस बोलते हैं सर? पॉजिटिव साइंस किसको कहते हैं? मैं टॉबैको खाऊं या लीकर पीऊं, मतलब दारू पीऊं, है ना, हमका पीनी है पीनी है पीनी है, तो बेवड़ा बन के मैं दारू पीऊं, ये भी वेल्थ ही है ना? ये भी वेल्थ है कि नहीं है? ये भी कंट्री, हर कंट्री में प्रोड्यूस होती है कि नहीं है? बट एक्चुअली इससे वेलफेयर बढ़ता है। प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए, समाज के अंदर इसका वेलफेयर बढ़ता है। आज एक जो दारू लोग पीने वाले होते हैं, कितने घर परिवार बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए, है ना? बाप अगर दारू पीता है ना, इसका हर्जाना पत्नी से लेके जो भी फैमिली में बच्चे, सबको भुगतना पड़ता है। और हमारे में तो आज भी देखा जाता है। तो वेदर द प्रोडक्शन ऑफ लिकर विल बी गुड फॉर द नेशंस और नॉट? Robbins keep mum. Can't say a single word. Why this collaborativity? कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं। हाँ ये अच्छा है, हाँ ये बुरा है, हाँ सब में हाँ 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 हाँ। क्या है? क्या है? हाँ 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 हाँ। इसलिए ये इकोनॉमिक्स एक्चुअली कैसा होना चाहिए? मैंने पहले बोला ना, शास्त्र किसको बोलते हैं? जो सबके आंसर दे। ये तो क्वेश्चन ही क्रिएट करते जा रहा है। एडम स्मिथ ने पहले अपना व्यू दिया, उसको किसने क्रिटिसाइज किया? मार्शल ने। मार्शल ने अपना व्यू रखा, उसको किसने क्रिटिसाइज किया? रॉबिन्स ने। अब रॉबिन्स को ये क्रिटिसाइज करने वाला है कौन है? तो वो है सैमुअलसन। कौन है? दूसरा क्या कहता है पता है? रॉबिन्स ने सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, जिसको हम बोलते हैं अपडेट, या दूसरे वर्ड में उसको बोलते हैं डायनामिक। क्या बोलते हैं? समय। तो आपको भी पता है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, क्या कहा है? परिवर्तन संसार का क्या है? नियम है। जो भी आज चीज मॉडर्न है, ऑब्वियसली थोड़े दिन के बाद वो आउटडेटेड हो जाते कि नहीं हो जाती है? पर ये चेंजेस, ये डायनामिज्म, इसकी डेफिनेशन ध्यान में नहीं लिया है। ना तो इसने कोई प्रेजेंट इश्यूज जो आज बिजनेस मतलब नेशन में चल रहा है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी इसने ध्यान में नहीं लिया है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आज मेजर इश्यूज है इंडिया जैसे सरप्लस लेबर सरप्लस इकोनॉमी में, ये भी इसने ध्यान में नहीं लिया है ना? ग्रोथ डेवलपमेंट से मतलब जो जो मॉडर्न चीजें है ना, ये सारी मॉडर्न चीजें इसने ध्यान में नहीं ली, समझो, जो एक्चुअली इनको लेनी चाहिए। अब ये सैमुअलसन बोलता है, थक गए नहीं? उसको वो मेरा व्यू बोलना है, नहीं तू खराब है। अब उसको बोलना है, नहीं तू खराब है, फिर मैं बोलूं। दूसरा कहता है नहीं तू खराब है। आज भी टीवी डिबेट में भी, न्यूज में यही होता है ना। आप लोग हमारी शास्त्र में देखना, जो भी ऋषि मुनि ने जो भी शास्त्र बनाए, कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और वो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत नहीं है, ऐसा ठहराया नहीं है, समझो। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और उससे भी वो चीज सही है और ये चीज है वहीं पे सही है। यहाँ तो अदर थिंग रिमेन सेम। जो दुनिया में कभी कुछ सेम रहता ही नहीं है भाई। शास्त्र बनाने वाला इंसान है वो कभी सेम नहीं रहता, उसका बिहेवियर सेम नहीं रहता, तो उसको बनाने वाला जो सब्जेक्ट है वो कैसे सेम रहेगा? बिकॉज साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ ए मैन एंड वुमेन आर नेवर बी सेम। तो सैमुअलसन की डेफिनेशन आज के समय में मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि उसने क्या ध्यान में लिया है? टाइम। और उसकी डेफिनेशन को इसीलिए कौन सी डेफिनेशन कहते हैं? ग्रोथ। कौन सी डेफिनेशंस कहते हैं? 4 बेसिक डेफिनेशंस। तो फिर से मैं आपको थोड़ा फिर से हाईलाइट्स कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हाट इज इंडिया, व्हाट आर आवर एंशियंट। मैं आपको चैलेंज मार के कहता हूं, 40 दिन तक इंडिया के पास क्या है और इसका प्रैक्टिकली आज पर्पस क्या है, वो सारी चीज बताऊंगा। यू कांट बोर इवन अ सिंगल सेकंड। उसके बाद हमने क्या देखा, जो इकोनॉमिक्स के सही में ग्रैंड फादर कौन है वो हमने देखा। कुमारी तो वही होनी चाहिए, ग्रैंड फादर, वी आर द ग्रैंड फादर। तू बाप है लेकिन दादा तो हम ही है। उसके बाद क्रिटिसाइज करने वाले जो एडम स्मिथ है, उसके इंट्रोडक्शन में एडम स्मिथ, उसको क्रॉस किया मार्शल ने, मार्शल को क्रॉस किया चीमन रॉबिन्स ने, रॉबिन्स को क्रॉस किया सैमुअलसन। अब विचार करो, हारूच है, उसको भी किसी ने क्रॉस किया, पर हमारे सिलेबस में फिर उनको लगा, हमारे सीएमए की इंस्टीट्यूट को, कि बस बच्चे थक जाएंगे, ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाला कोई है नहीं। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, दे विल स्टॉप
टू क्रिटिसाइज। इसलिए पहला पार्ट आपको पता है, पहले चैप्टर का 25% पार्ट खत्म। अब देखिए, है ना, इकोनॉमिक्स दिया आपको बेसिक, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बराबर, माइक्रो मैक्रो मैंने अभी बोला, फिर डेफिनेशंस है कि नहीं, वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी, ग्रोथ। 25% चैप्टर इज ओवर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जब मिलेंगे, ठीक है, तो ये डेफिनेशन लाइन टू लाइन हम बाद में जाएंगे और पहले थोड़ा रिकॉलिंग करेंगे, उसके बाद फिर लाइन टू लाइन जाएंगे और हौले हौले करके हम हमारा संसार शुरू करेंगे। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर्स, आई थिंक ऑन मंडे, राइट? सो गाइस, ऑल ऑफ यू, टिल देन टेक केयर and stay safe.